नमस्कार। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार में कोरोना से 15वीं मौत हो गई है। पश्चिम चंपारण के ढाका का रहने वाला था मृतक। श्रमिक ट्रेन में मजदूर की मौत हो गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार आ रहा था। जहानाबाद में ट्रेन से शव को उतारा गया था। आपको बता दें कि श्रमिक ट्रेन में मजदूर की मौत हुई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार आ रहा था यह शख्स और इसकी मौत हो गई है। जहानाबाद में श्रमिक ट्रेन से शव को हालांकि उतार लिया गया है। तो बिहार में कोरोना से 15वीं मौत की खबर है। पश्चिम चंपारण के ढाका का रहने वाला था मृतक, जिसकी मौत हो गई है। श्रमिक ट्रेन में मजदूर की मौत हुई है। वो श्रमिक ट्रेन के जरिए बिहार आ रहा था, जहां पर उसकी मौत हो गई। हालांकि शव को जहानाबाद में उतार लिया गया है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है इसके बाबत? देखिए, लगातार बिहार में प्रवासी जो बिहारी हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। और आज भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो बाहर से बिहार पहुंच रही थी, रास्ते में ही ट्रेन में एक युवक की मौत हो जाती है। 23 से 24 साल लगभग उसकी उम्र बताई जा रही है। जहानाबाद जिला प्रशासन को जैसे ही सूचना मिलती है, रेलवे को सूचना मिलती है कि एक शख्स की मौत हो गई है, उसके बाद उसके शव को जहानाबाद उतारा गया है और उसके बाद छानबीन की गई है। तो युवक ढाका मोतिहारी का रहने वाला बताया गया है। पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़ा जारी कर दिया है कि राज्य में 15वीं मौत हुई है। तो निश्चित रूप से जो कोरोना है उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी जो है लगातार मौत जो होती जा रही है और आंकड़े जो है उसमें वृद्धि होती जा रही है। फिलहाल अभी किस कारण से मौत हुई है, बाकी और अन्य बीमारियां थी कि नहीं, ये स्वास्थ्य विभाग पता करने में जुटा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया तबाह है। एक वायरस ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत में प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें हर कदम पर जंग लड़नी पड़ रही है। हर रोज वो भूख से दंगल कर रहे हैं। भूख से दंगल और खाने की लूट की जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, वो कलेजा कंपा दे रही है। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों पर भूख लगातार भारी पड़ रही है। खाने के सामान की लूट की यह तस्वीर भागलपुर स्टेशन की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूरों के बीच खाने के सामान के लिए छीना झपटी मची हुई है। किस तरीके से यहां पर खाने के सामान को लूटने की अफरा तफरी है। दरअसल श्रमिक ट्रेन जोधपुर से पूर्णिया जा रही थी। भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही ये ट्रेन रुकी, मजदूरों ने खाने का सामान लूटना शुरू कर दिया। हालांकि सारे सामान प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए ही दिया जाना था, लेकिन मजदूर यहां पर इंतजार नहीं कर सके और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से खाने के सामान को लूटा गया। वे ट्रेन से उतरे और लूटपाट मचा दी, खाने को लूटने लगे। इस दौरान मजदूर आपस में भी भिड़ गए और उसमें छीना झपटी शुरू हो गई। उनमें से ज्यादा पैकेट लूटने की होड़ थी। कितना ज्यादा खाना लूटा जा सके, इसको लेकर होड़ थी। हालात को बेकाबू होता देख स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने मजदूरों को वापस ट्रेन में भेज दिया। तो भागलपुर रेलवे स्टेशन पर लूट की घटना कोई नई नहीं है। 3 दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी जमकर लूट हुई थी। स्टेशन पर लूट की 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर भागलपुर स्टेशन की है, जहां आज खाने का सामान मजदूरों ने लूट लिया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बिहार से सटे यूपी के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है, जहां 3 दिन पहले श्रमिक ट्रेन के मजदूरों ने पानी का बोतल लूट लिया था। जैसे ही ट्रेन रुकी, प्यासे मजदूरों ने पानी का बोतल लूटना शुरू कर दिया। उनमें बोतल को लूटने की होड़ मच गई। और खाना और पानी की लूट की ये तस्वीरों के बाद सवाल यह उठता है कि आखिर मजबूर मजदूरों के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? उन्हें क्यों नहीं खाना और पानी दिया जा रहा है? खाने के सामान के लूट की नौबत आखिर क्यों आ रही है?
ट्रेन के अंदर खाने पीने की आखिर मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? जब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जब सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, तो उन्हें खाना उनके सीट तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? आखिर क्यों मजदूर इस तरह की लूटपाट करने को मजबूर हैं? तो प्रवासी मजदूरों की परेशानी हर कदम पर है। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर अगर किसी तरह अपने प्रदेश पहुंच भी जा रहे हैं तो उन्हें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। इक्के दुक्के बसें मिलती जरूरी हैं, लेकिन उनमें ठसाठस जो है भीड़ होती है, उनमें जबरदस्त भीड़ होती है, जिसका फायदा ऑटो चालक उठा रहे हैं। ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाते हुए 2 से अधिक लोगों को लेकर जाया जा रहा है और उनसे किराया भी अधिक वसूला जा रहा है। मुजफ्फरपुर में कितने परेशान हैं प्रवासी मजदूर, बता रहे हैं संवाददाता प्रवीण ठाकुर। ऑटो चालकों की मनमानी है और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो बसों का परिचालन है वो सुगम नहीं है और जिस प्रकार लोगों की आवाजाही हो रही है, देखिए किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग को तो मेंटेन नहीं ही किया जा रहा है, बल्कि किराया भी काफ़ी गुना वसूला जा रहा है। और फिलहाल जो ऑड इवन लागू किया गया था उसके मुताबिक 2 पैसेंजर्स को ही अलाउ किया गया था। आप लोग क्यों जा रहे हैं ऑटो से? बस नहीं मिली? कोई साधन नहीं है सर, बहुत का साधन नहीं है सर। कहाँ जाना है? पुपड़ी, सीतामढ़ी। पुपड़ी। कितना में किए हैं ऑटो? यहाँ 1200 में हो रहा है ऑटो। बस नहीं मिल रही? नहीं, बस नहीं मिल रहा है। बस का कोई साधन नहीं दे रहा है। बस जो है उसको कचम कोच करके जा रहा है। इसमें भी तो आप वही जा रहे हैं सोशल, तो क्या किया जाए? मजबूरी का तहत करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी तो जाना ही पड़ेगा। सरकार के तरफ से कोई साधन लग रहा है आपको? जाने में खतरा लग रहा है, एक दूसरे के साथ जा रहे हैं? कुछ नहीं। तो ये स्थिति है। देखिए ऑटो पर भी जो लोगों की सवारी है वो ओवर क्राउड है और लोग अधिक से अधिक पैसे की वसूली ऑटो चालकों द्वारा की जा रही है और एक जिले से दूसरे जिले तक इस प्रकार ऑटो में सफ़र हो रहा है। तो ये न केवल खतरनाक है बल्कि नियमों का उल्लंघन भी है और लोग बसों को कोस रहे हैं। किस प्रकार बसों में ऊपर बैठाकर लोगों को ले जाया जा रहा है और 1200 से 1500 रुपये तक एक ऑटो चालक ले रहे हैं महज 40 से 45 किलोमीटर की गंतव्य तक के लिए। तो पूरी तरह सरकार और व्यवस्था जो है फिलहाल फेल नज़र आती है कोरोना से निपटने के लिए और लोग इसी प्रकार बिना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए जान जोखिम में डालकर सफ़र तय कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और चलिए अब पूरी खबर को हम आपको समझाते हैं। दरअसल अगर इस तरह की लापरवाही बढ़ी तो मामले विस्फोटक होंगे। जो कोरोना के मामले हैं वो और ज्यादा सामने आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी का मतलब है जान से खिलवाड़। गांव तक संक्रमण फैला तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रवासी कामगारों की वजह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए मामलों में प्रवासियों की संख्या ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा है। अब तक बिहार में 15 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से और ऐसे में अगर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई तो नतीजे बेहद खराब होंगे। और अब बात कर लेते हैं गोपालगंज में गैंगवार के बाद उठ रहे सवालों की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रिपल मर्डर के आरोपी विधायक की आखिर गिरफ्तारी कब होगी? अगर ट्रिपल मर्डर के जो आरोपी हैं विधायक वो मीडिया से बात कर सकते हैं तो पुलिस उन तक आखिर कैसे नहीं पहुंच पा रही है? पुलिस की पहुंच से वो विधायक कैसे दूर है? दरअसल गोपालगंज में 3 दिनों में 4 हत्याएं हो चुकी हैं, जिस पर सियासी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। गोपालगंज में खूनी अदावत का अंजाम है ये 3 लाशें। पुलिस की नाकामी का सबूत है ये 3 लाशें। बिहार में कानून की कमजोरी की तस्दीक करती हैं ये 3 लाशें। यकीन न हो तो बिलखती हुई इस बच्ची का बयान सुनिए। छत पते उस पर भी नहीं छोड़ा उनको, यहाँ से गोली चलाया है पिस्तौल, वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है उनको, वहाँ पर भी पिस्तौल चलाया। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? रहता है यहाँ पर। कोई थाना से फोन किया जल्दी से भाग जाओ, शाहरुख भाग गया।
क्या करेगा? पुलिस प्रशासन बिक गया है पैसा के रुपया में बिक गया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा, सरकार अगर कुछ नहीं करेगी। सोमवार को रेपुरा गांव उस वक्त दहल उठा था जब एक साथ तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामला यही नहीं थमा, दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी एक चौथी हत्या हुई जो ट्रिपल मर्डर के आरोपी विधायक का करीबी रिश्तेदार था। 2 दिन में 4 हत्या की वारदात ने अब सियासी रंग ले लिया है। ट्रिपल मर्डर मामले में कुचायकोट के जेडीयू विधायक पप्पू पांडे आरोपी बनाए गए हैं, लिहाजा सियासत का उछलना लाजमी है। आरोपी विधायक पप्पू पांडे अब तक गिरफ्त से बाहर है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया तो जेडीयू के आरोपी विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने भी तेजस्वी को खुलेआम चैलेंज दे डाला। वो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार जी के इशारे पे विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसने कहा है कि दिल्ली से पटना ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब ये धमकी किसको दे रहे हैं? और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी कर पाए। जो चुनौती वो देने का काम कर रहे हैं नीतीश जी के इशारे पे, हम उनसे कहना चाहते हैं, सरकार के लोगों से, कि हमने 2 दिन का वक्त दिया था, 2 दिन का समय दिया था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाए, और कल शाम तक अगर विधायक गिरफ्तार नहीं होता है तो हम हमारे पार्टी के सभी विधायक जो हैं पटना से गोपालगंज जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं वहां से पैदल मार्च करूंगा हथुआ के लिए, तो मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वह पैदल पटना से आने के लिए तैयार हैं तो मैं भी गोपालगंज से पटना चलने के लिए तैयार हूं। मैं भी कोई चोर बदमाश नहीं हूं, मैं भी राजनेता हूं। वो अगर पहली बार विधायक है तो मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया है। अगर अपराधी रहते, क्रिमिनल रहते तो मैं विधानसभा में पहुंचने का काम नहीं करते। आज जहां तक हमारी नेता की बात है तो हमारे नेता न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। बिहार में कानून के राज पर सवाल उठाया तो जेडीयू की ओर से भी तेजस्वी पर जमकर पलटवार हुआ। ये हाल नहीं है सरकार कि अपहृत किया हुआ व्यक्ति जाके सीएम हाउस से छूटता था। ये हाल नहीं है कि पटना में गाड़ी चोरी हो गई और मिलती थी मुख्यमंत्री आवास से। वो दिन गए। इसलिए जिस सोहबत में पले बढ़े हैं उस सोहबत को भूल जाएं। ये नया बिहार है, ये सब चीज नहीं चलता है यहाँ पे। खूनी अदावत में सियासत का रंग घुल चुका है। विपक्ष के पास पप्पू पांडे की शक्ल में बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, लिहाजा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सियासत में अभी और उछाल आएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पप्पू पांडे पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है? अब तक पुलिस क्यों आखिर पप्पू पांडे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है? पुलिस आरोपी विधायक को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के हाथ पप्पू पांडे के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? पुलिस को गिरफ्तार करने से आखिर कौन रोक रहा है? क्या पुलिस पर किसी तरह का प्रेशर है? सवाल यह भी है कि पप्पू पांडे को आखिर कौन बचा रहा है? साथ ही पुलिस को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? यह भी बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर क्या विधायक पप्पू पांडे को किसी का शय हासिल है जिसके बिना पर वो बच रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। ट्रिपल मर्डर का आरोपी क्या अब अपनी मर्जी से सरेंडर करेगा, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस आखिर क्यों सुस्त है? लगातार अपराधी विधायक जो हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, तो फिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रहे हैं? और चलिए अब तक जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। गोपालगंज में हुए गैंगवार में अब तक क्या कुछ हुआ, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 25 मई यानी सोमवार को रेपुरा गांव में ट्रिपल मर्डर का अंजाम दिया गया। ट्रिपल मर्डर का आरोप
पप्पू पांडे पर लगा। और आपको बता दें, पप्पू पांडे के साथ ही 3 और लोगों पर यह आरोप लगाया गया। पप्पू पांडे कुचायकोट से जेडीयू के विधायक हैं। ट्रिपल मर्डर के दूसरे दिन फिर एक हत्या होती है और जिसकी हत्या हुई वो पप्पू पांडे का रिश्तेदार था। अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है आरोपी विधायक। इस पूरे मामले का आरोप जिस पर लगा था वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ट्रिपल मर्डर का आरोप पप्पू पांडे समेत 3 लोगों पर लगा है। और पप्पू पांडे, आपको बता दें, कुचायकोट से जेडीयू के विधायक हैं। ट्रिपल मर्डर के दूसरे दिन फिर एक हत्या हो जाती है। गोपालगंज में 3 दिनों के अंदर यह चौथी हत्या थी। मुन्ना तिवारी पप्पू पांडे का रिश्तेदार था जिसकी हत्या हुई। अब तक आखिर आरोपी विधायक क्यों नहीं गिरफ्तार हो पा रहा है, यह सवाल है। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल तक से मुलाकात की है इस गिरफ्तारी को लेकर और आरजेडी ने गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम तक दे दिया है। कल शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अनंत सिंह, मंजू वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया था, तो क्या अब यह विधायक भी कोर्ट में सरेंडर करेगा जिस पर 3 मर्डर का आरोप लगा है? और मुंगेर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जमालपुर में कोरोना संक्रमित हुए 88 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। 23 दिनों से कंटेनमेंट जोन बने जमालपुर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। ऐसे में अब शहरवासियों की उम्मीद जगने लगी है कि चौथे लॉकडाउन की छूट अब उन्हें भी जरूर मिलने लगेगी। मुंगेर का वुहान बना जमालपुर, जहां पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वहां अब लोगों में लॉकडाउन में राहत मिलने की उम्मीद जगी है। बिना किसी ढील के लॉकडाउन 4 का सख्ती से पालन करते हुए जमालपुर वासियों की जिंदगी मानो थम सी गई थी। इस बंदी का खामियाजा सबसे ज्यादा छोटे व्यवसायियों को झेलना पड़ रहा है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन व्यवसायियों ने लॉकडाउन में छूट के लिए अब जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। दिक्कतें हैं, मतलब कस्टमरों को सामान नहीं मिलता है, बहुत परेशानी है। रात को 8 बजे भी आते हैं, उमेश जी सामान दीजिए। ये जमालपुर शहर के लिए पिछला 2.5 माह काफी मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन अब राहत की बात ये है कि पिछले 23 दिनों से जमालपुर के कंटेनमेंट जोन सदर बाजार में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। यहाँ जमात से लौटे शख्स ने 88 लोगों को संक्रमित किया था। अब सभी 88 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बड़ी चुनौती रही थी जो जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में एक संक्रमण फैला और उसकी वजह से लगातार कई लोगों में वो संक्रमण फैलता चला गया। इसके लिए हम लोगों को काफी बड़े स्केल पर मास टेस्टिंग कराना पड़ा। उसमें काफी मेहनत लगी हम लोगों को, बहुत डिटेल एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, प्लानिंग किया। मुंगेर के जमालपुर में नालंदा जमात से लौटे शख्स से 88 लोग संक्रमित हुए थे और इसके बाद 15 मार्च से जमालपुर के सदर बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 3 किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है, जो कि आज तक पूरी तरह सील है। अब जब हालात सुधरने लगे हैं तो लोगों की उम्मीद भी जगनी शुरू हो गई है और अब तो प्रशासन ने भी राहत देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो एक तो कोरोना, ऊपर से चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कम से कम आने वाले 2-3 दिनों तक इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में आप डॉक्टर को मानिए और गर्मी से बचिए। इस गर्मी में आम लोगों को जब बाहर निकलेंगे या घर में भी रहेंगे तो वो पानी की कमी महसूस होगी शरीर को, और डिहाइड्रेशन जो है एक सबसे बड़ी समस्या इस समय है। और गर्मी में अचानक मौसम बदलने से खान पान का जो सामान है या खाने पीने के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट भी हो सकता है। तो दोनों हालत में यही है कि लोग खूब पानी पिएं और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इलेक्ट्रोल पाउडर या नमक चीनी का घोल उसका भी प्रयोग करें। और अभी जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं जैसे तारबूज है या जो भी सीजनल अभी रस वाले फ्रूट्स हैं उनका सेवन अभी बढ़ा देना चाहिए। और लोगों को यथासंभव अभी जो है
हालांकि घर से तो कम ही लोग निकल रहे हैं, लेकिन बच्चे तो निकल ही नहीं रहे होंगे ज़्यादा, तो उन लोगों को कम निकलने की भी कोशिश करनी चाहिए। निकलें तो अगर धूप कड़ी है तो छाते का प्रयोग जरूर करें, आए तो घर स्नान करें, जितना शरीर को वेट रख सकते हैं उतना रखें। और उधर लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर का पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। शहर के बीचों बीच लोगों में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों लोग हाथों में बर्तन लेकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शहर के सभी कुएं और चापाकल सूख चुके हैं। कोरोना महामारी के बाद अब भगवान सूर्य ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर के मानगो कुमरूम बस्ती में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि पहले मैं दिखाना चाहूँगा शहर के तमाम जो कुएं थे वो देख सकते हैं कि किस तरह कुआं सूख चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो ये कुआं है यहाँ से हजारों की संख्या में आसपास के जो लोग हैं यहाँ से पानी लिया करते थे, मगर गर्मी इतनी है कि जो कुआं है वो सूख चुका है। शहर के तमाम जो चापाकल है वो सूख चुके हैं और लोगों में पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। और अभी मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, ये बस्ती है और बस्ती जमशेदपुर शहर के बीचों बीच है। ये मानगो का संकोसाई कुमरूम बस्ती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग क्या करें। और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो जिला प्रशासन द्वारा जो टैंकर से पानी दिया जाता है उसका इंतज़ार घंटों से खड़े होकर कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो इंतज़ार है ये भगवान भरोसे रहता है, क्योंकि पानी ना के बराबर यहाँ तक पहुँचता है। और पानी का दिक्कत है इधर ना, अभी लाइन टाना हुआ, बांस गड़ करके लाइन ला रहा है। अगर अभी गर्मी सीजन में अगर कुछ हो जाएगा, तार जलेगा, बांस जलेगा, तो उसमें परेशान होगा कि कोई कुछ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। जैसे कि अभी तो लॉकडाउन की वजह से सभी घर में रहते हैं, अगर स्कूल कॉलेज खुल जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। पानी लाने अगर हम दूसरे गांव में जाते हैं तो फिर टाइम लग जाती है। मगर हम भी सरकार और जिला प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस कड़ाके की गर्मी में लोगों को बिजली और पानी की समस्या जो है उससे निजात, इनकी समस्या से अगर लोगों को जल्द निजात नहीं मिलेगा तो ये लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।